look at you and it's easy to see. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर की सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशंस को। The period from 1340 to 1400 in English literature is known as the Age of Chaucer. एज ऑफ चौसर की जो पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में वो है 1340 से 1400, क्योंकि चौसर का जन्म 1340s में ही हुआ था। The period marks the beginning of a new era, new language and new literature. ये पीरियड बताती है कि इस समय एक न्यू एरा की शुरुआत हुई थी, न्यू लैंग्वेज की और न्यू लिटरेचर की। इट वॉज द टाइम ऑफ ग्रेट टर्मोइल एंड डिस्टर्बेंस। साथ ही साथ ये पीरियड जो था वो काफी टर्मोइल यानी काफी उथल पुथल का समय था। फर्स्ट देयर वॉज द आउटब्रेक ऑफ द ब्लैक प्लेग एंड सेकंड देयर वॉज द पॉलिटिकल अनरेस्ट। पहला रीजन तो ये था कि इस समय यानी 14th सेंचुरी में प्लेग काफी ज्यादा फैल गया था, और दूसरा रीजन इस समय पॉलिटिकल अनरेस्ट था यानी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रही थी 100 इयर्स वॉर्स के कारण। इंग्लैंड वन ग्लोरियस विक्ट्रीज एट सिलसी 1346 एंड पोइटियर्स 1356। इंग्लैंड ने 2 वॉर जीते थे। Thus, political, religious, and social conditions are interrelated and dependent on each other. इसीलिए 14th सेंचुरी की जो पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल कंडीशंस है वो तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है और एक दूसरे से रिलेटेड है। There were 3 medieval institutions. 14th सेंचुरी में 3 medieval institutions थे, यानी 3 तरह की संस्थाएं कह सकते हैं। पहला था फ्यूडलिज्म, जिसे हिंदी में सामंतवाद कहते हैं, जिसमें लोग उनके मालिक की चाकरी करते थे और मालिक उनकी रक्षा करते थे। दूसरा था शिवार्ली एंड नाइट इरेंट्री। नाइट यानी उस समय की जो सबसे पावरफुल पोजीशन होती थी वो नाइट की ही होती थी। उस समय जो नाइट का दर्जा होता था वो सबसे ऊंचा माना जाता था। नाइट इरेंट्री का मतलब ये हुआ कि जो नाइट होते थे उस समय यानी जो बहुत ही बड़े लेवल के सिपाही होते थे वो लोगों की मदद के लिए इधर उधर घुमा करते थे, वो नेक काम क्या करते थे जिससे कि सभी लोगों को उन पर गर्व रहता था। और तीसरा सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो था वो था चर्च। द एज ऑफ चौसर विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन देयर पावर एंड प्रेस्टीज। और ये जो एज ऑफ चौसर है ये इन तीनों के पावर और प्रेस्टीज में डिक्लाइन का समय था। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस कंडीशंस के बारे में। The church, which was the seat of power and prestige, was infected with corruption. चर्च जो 14th सेंचुरी में सबसे पावरफुल सीट, सबसे प्रेस्टीज सीट माना जाता था, वो करप्शन के कारण पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था, यानी बदनाम हो चुका था, खराब हो चुका था। करप्शन के कारण मॉरल लॉस यानी उस समय के जो चर्च के लोग होते थे, क्लर्जी में, उनकी मोरालिटी काफी ज्यादा लॉस हो चुकी थी। और सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास काफी ज्यादा बढ़ गया था। द इसेंशियलिस्ट वेयर करप्ट एंड डिमोरलाइज्ड। स्पेशलिस्ट का मतलब होता है क्लर्जी मैन, यानी वैसे लोग जो चर्च से जुड़े हुए होते हैं वो लोग काफी ज्यादा करप्ट और डिमोरलाइज हो गए थे, यानी उनमें कोई भी मोरल सेंस नहीं बचा था। दे रोल इन वेल्थ एंड लग्जरी। वो लोग पूरी तरह से लग्जरी में डूबे हुए रहते थे। एंड इंडल्ज इन सॉर्ट ऑफ वाइसेस एंड फॉलीज। और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम क्या करते थे। दे लिव इन अ गॉडेस एंड मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। वे लोग भले ही चर्च में काम करते थे लेकिन वे लोग को गॉडलेस एंड मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी कि वो लोग भगवान की बातों को उतना नहीं फॉलो करते थे, वो लोग अपनी बात को कहकर लोगों को मनवाया करते थे। Not only people but the rulers were also fed up with unnecessary involvement of church in states matter. सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि उस समय के जो रूलर्स हुआ करते थे, जो किंग्स हुआ करते थे, वो लोग भी काफी पूरी तरह से परेशान हो गए थे क्योंकि चर्च उस समय के हर इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व रहता था। Consequently, इसका नतीजा क्या हुआ? The power and domination of church began to decline. उस समय चर्च की जो पावर और पोजीशन थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई, खत्म होने लग गई। पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली इट्स इन्फ्लुएंस हैड बीन डिमिनाइज्ड। चर्च ना तो पॉलिटिकली स्टेबल रहा, ना तो इंटेलेक्चुअली और ना ही स्पिरिचुअली। तीनों तरह से उसे हटा दिया गया, उसे एकदम नामंजूर कर दिया गया चर्च को। The dissatisfaction of the people with this state of affairs was intense. लोगों के मन में काफी ज्यादा चर्च को लेकर डिससेटिस्फेक्शन यानी असंतोषी भावना आ गई थी। There was a strong anti-papal feeling. पेपल का मतलब होता है क्लर्जी मैन, यानी कह सकते हैं चर्च से जुड़े हुए लोग। तो उस समय एंटी पेपल फीलिंग थी लोगों के मन में, यानी चर्च के लोगों के लिए उनके मन में बुरे भावना थे, वो लोग एकदम चर्च के लोगों के खिलाफ थे, पूरी तरह से वो लोग चर्च के अगेंस्ट थे। इसे ही हम लोग एंटी पेपल फीलिंग कहते हैं। जॉन विक्लिफ,
जिन्हें द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, और पोइट्स जैसे लैंगलैंड एंड गोबर फ्रीली अटैक द ग्रोइंग करप्शन, वाइसेस एंड लग्जरी इन द चर्च। इन्होंने चर्च में ग्रो हो रही करप्शन, वाइसेस और लग्जरी तीनों पर अटैक किया था। एंड थ्रू देयर टीचिंग्स sought to revive the real Christianity, और उन्होंने अपने प्रचार और प्रसार के जरिए एक असली क्रिश्चियन के जो होते हैं रूल, असली क्रिश्चियन की जो धर्म होती है, उसे उन्होंने लागू किया। Thus, the idea of reformation was already becoming a force in the age of Chaucer. इसीलिए ये जो रिफॉर्मेशन का आइडिया था, ये चौसर की एज में काफी ज्यादा ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था। The Lollards movement led directly to the Reformation and rise of Protestantism. Lollards जो थे वो जॉन विक्लिफ के फॉलोवर्स थे। जॉन विक्लिफ के फॉलोवर्स को लोलार्ड्स कहा जाता था। तो जो लोलार्ड्स मूवमेंट था वो रिफॉर्मेशन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, और इससे प्रोटेस्टेंटिज्म वहां पे इंग्लैंड में काफी ज्यादा अराइव हुआ, यानी कि वो फैलने लगा, स्प्रेड हुआ। द चर्च हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द हार्ट्स ऑफ पीपल। उस समय लेकिन लोगों के दिल में चर्च के लिए काफी ज्यादा अच्छी भावनाएं भी थी। The other aspect of religion was that people used to go on pilgrimage, that is in the Canterbury Tales. रिलीजन का 14th सेंचुरी में दूसरा एस्पेक्ट ये था कि लोग उस समय पिलग्रिमेज में जाते थे, तीर्थ यात्रा पर जाते थे। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं दी कैंटरबरी टेल्स में। द पीपल गो टू द श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट, जहां पर लोग थॉमस बैकेट की श्राइन पर जा रहे थे। दे बिलोंग टू ऑल क्लासेस एंड रैंक्स। पिलग्रिमेज पर जाते वक्त सारे क्लास और सारे रैंक्स के लोग एक साथ मौजूद थे। दिस शोज दैट पीपल हैड स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन श्राइन्स एंड यूज्ड टू गो देयर। ये प्रूव करता है कि उस समय के लोग को श्राइन्स पर काफी ज्यादा भरोसा होता था, और वो लोग वहां पर हमेशा जाया करते थे। सिंस दीज रूट्स वर टफ एंड लॉन्ग, क्योंकि ये रास्ते काफी टफ और लॉन्ग हुआ करते थे, they would form groups for their mutual benefits irrespective of classes and rank। वो लोग ग्रुप्स में जाया करते थे, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्लास, किसी भी रैंक से क्यों ना बिलोंग करते हो। चौस्टर वॉज अवेयर ऑफ द डिप्लोरेबल कंडीशन प्रिवेलेंट इन द चर्च। चौस्टर को पता था कि चर्च में बहुत बुरी स्थिति चल रही है, वहां की कंडीशन सही नहीं है। एंड इन हिज प्रोलॉग प्रेजेंट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द एबल्स ऑफ द रिलीजियस वर्ल्ड। और इसी बात को उन्होंने अपने प्रोलॉग में प्रेजेंट किया है, रिलीजियस वर्ल्ड की एक रियलिस्टिक पिक्चर को। अब हम लोग 14th सेंचुरी की पॉलिटिकल कंडीशंस को पढ़ेंगे। Chaucer's age was an age of discontent and unrest। चौसर का समय जाहिर सी बात है वो काफी अनरेस्ट का समय था। दिस एज विटनेस द बिगिनिंग ऑफ द 100 years वॉर। ये एज की शुरुआत होती 100 years वॉर्स में शुरू हो चुका था। 1340 से 1369 का पीरियड इंग्लैंड जो था वो वॉर में था स्कॉटलैंड और फ्रांस के साथ। दिस वॉर ब्रॉट ग्रेट विक्ट्रीज इन द बैटल्स ऑफ क्रीसी 1346 एंड पोइटियर्स 1356। दो बैटल में इन्होंने जीत हासिल की थी। द कंसिक्वेंसेस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ नेशनल यूनिटी वाज स्ट्रेंथेड। इस समय इंग्लैंड की जो नेशनल यूनिटी थी वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आई थी, उसमें लोगों में एकता की भावना काफी ज्यादा थी। The war gave a feeling of national pride and self-respect to the people of England। इस वॉर से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना काफी ज्यादा भर गई थी, और वो लोग के मन में भी सेल्फ रिस्पेक्ट काफी ज्यादा आ गई थी लोगों के लिए। द रोल ऑफ द इंग्लिश योमेन इन दिस विक्ट्रीज एडेड टू देयर प्रेस्टीज। जो इंग्लिश योमेन थे उन्होंने इस जीत में चार चांद लगा दिए थे, कह सकते हैं उनकी प्रेस्टीज को बढ़ा दिया था।
The Hundred Years' War no doubt made England a united nation and a colonial power. ये 100 ईयर वॉर के जरिए इंग्लैंड एक यूनाइटेड नेशन बना और उसकी colonial पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई. बट इट ऑल्सो imposed अनहर्ड ऑफ हार्डशिप अपॉन द पीपल. लेकिन इससे क्या हुआ, वहां के लोगों के ऊपर काफी ज्यादा काम का लोड पड़ गया, प्रेशर पड़ गया. एज दी वॉर बिकेम मोर कॉस्टली, क्योंकि वॉर के कारण सभी चीजें काफी कॉस्टली हो चुकी थी, द रूलर्स स्टार्टेड कलेक्टिंग द टैक्सेस डायरेक्टली. उस समय के जो रूलर्स थे वो लोगों से डायरेक्टली टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिए. दिस वे द नोबल क्लास ऑल्सो लॉस्ट इट्स पावर एंड फ्यूडलिज्म स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. इस तरह से क्या हुआ, नोबल क्लास ने अपनी सारी पावर धीरे धीरे खो दी और फ्यूडलिज्म भी धीरे धीरे कम हो गया, यानी कह सकते हैं डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया. The peasants who earlier used to serve the feudal lords, जो किसान थे उस समय, जो फ्यूडल लॉर्ड्स के यहाँ काम क्या करते थे नौकर बन के, लेफ्ट देम, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया. एंड माइग्रेटेड टू सिटीज बिकम क्राफ्ट्समैन मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस. और वे लोग सिटीज में आ गए, वो एक खुद से क्राफ्ट्समैन मर्चेंट्स और आर्टिसंस बन गए. The dissatisfied peasants from every corner of the country rose in arms against the king. कोने कोने से जो गरीब या जो डिससेटिस्फाइड किसान थे, पीजेंट्स थे, वो उठ खड़े हुए राजा के खिलाफ. एंड नोबिलिटी एंड मार्च टुवर्ड्स लंदन, और लंदन की तरफ उन्होंने मार्च स्टार्ट कर दी. दे कैप्चर द कैपिटल एंड कॉजेज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर. उन्होंने कैपिटल पर हमला कर दिया और हर तरफ तबाही, हर तरफ बर्बादी फैला दिया. However, the revolt was suppressed by the bravery of and fearlessness as well as the treachery of King Richard II. हालांकि उनका ये जो रिवॉल्ट था, ये जो प्रदर्शन था, इसे बंद करा दिया रिचर्ड टू ने. ऑल द डिमांड्स ऑफ द पीजेंट वेर फर्स्ट ग्रांटेड. सबसे पहले रिचर्ड टू ने सभी किसानों की बात को मान लिया. एंड द पीजेंट्स वेर परसिक्यूट टू डिस्पर्स, और धीरे धीरे प्रदर्शन खत्म हो गया. बट द किंग डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस. लेकिन रिचर्ड टू ने अपना वादा नहीं निभाया. एंड द रैन ऑफ टेरर वाज एट लेट लूज. और ये बहुत बुरा संकेत था आने वाली मुसीबत का. द लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट वेर हैंग्ड एंड पीजेंट्री वेर क्रस्ड. जो इस रिवॉल्ट के लीडर्स थे, जो पीजेंट रिवॉल्ट के लीडर्स थे, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया और पीजेंट्री को खत्म कर दिया गया. इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, द पीजेंट्स रिवॉल्ट सक्सीडेड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट इन इट्स पर्पस. किसानों ने जो रिवॉल्ट किया था, जो प्रदर्शन किया था वहां की किंग के खिलाफ, ये काफी हद तक सही साबित हुए. द बैरन्स हैड लर्नड अ लेसन. बैरन्स को उनका सबक मिल गया था. द ऑथोरिटी ऑफ द किंग वाज वीकेंड व्हाइल दैट ऑफ द पार्लियामेंट ग्रू. किंग की अथॉरिटी कमजोर पड़ गई और धीरे धीरे पार्लियामेंट ग्रो करने लग गया. In 1381, a radical priest called John Ball, एक radical priest थे, उनका नाम था जॉन बॉल, traveled the length of the country. वे कंट्री में घूमा उन्होंने, stirring up the peasant class in a revolt against their feudal landowners. उन्होंने ये रिवॉल्ट देखा कि कैसे पीजेंट्स जो है अपने ही फ्यूडल लॉर्ड के खिलाफ सड़क पर उतर के इतना तबाही मचा रहे हैं. ऑन 7 जून दैट ईयर, उसी साल यानी 1381 7 जून को, उन्होंने एक बहुत ही फेमस ओपन एयर सरमन यानी एक स्पीच दिया एट ब्लैक हीट टू अ बैंड ऑफ रेबल्स. जो रेबल्स थे उन्हें रेडी टू मार्च ऑन लंदन. उनसे ये पूछा गया, when Adam delved and Eve spent, who was then the gentleman. ये कोटेशन उस समय काफी ज्यादा फेमस हुआ था. तो ये थी 14th सेंचुरी की पॉलिटिकल कंडीशन. अब हम बात करेंगे इस समय की सोशल कंडीशन की. Social conditions were directly influenced by political and religious turmoil. इस समय जो समाज की जो स्थिति थी वो यहाँ की पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशन से काफी ज्यादा प्रभावित थी. 1348 से 49 जब पीजेंट्स रिवॉल्ट हुआ था, इंग्लैंड फेस द टेरिबल ब्लैक डेथ. उसमें ब्लैक डेथ काफी ज्यादा फैल गया था. इट टुक अवे 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. उस समय इंग्लैंड की 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी. फेमिनाइन फॉलोड प्लेग. इसके कारण भूखमरी भी काफी ज्यादा वहां हो रही थी. वैग्रेंट्स एंड थीव्स मल्टीप्लाई. चोर और चक्के काफी ज्यादा बढ़ चुके थे. हैवी टैक्सेशन वाज इम्पोज्ड. लोगों पर काफी ज्यादा टैक्स लगाया गया था. द पुअर बिकम पुअरर. गरीब और गरीब हो गया. सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंग्लैंड डिटोरिएटेड. और इस तरह से इंग्लैंड का जो इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, यानी बहुत बर्बाद हो गया. द सैड पार्ट वाज दैट, इसमें सबसे बुरा पार्ट ये था, द किंग एंड द नोबल्स केप्ट स्पेंडिंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड द लेबर्स वेर स्टार्विंग.
कि राजा और जो नोबलमैन थे वे तो अपनी लाइफ काफी लग्जरी में बिता रहे थे, लेकिन जो लेबर्स थे वे भूखे मर रहे थे। तो 14th सेंचुरी की सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशंस की कंक्लूजन ये है, इट इज एन एज ऑफ इंटेंस सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एंड लिटरेरी एक्टिविटी। इस समय काफी सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस और लिटरेरी एक्टिविटी हुई थी। इट वॉज अ रिमार्केबल एज इन विच मैन लाइक चौसर मेड देयर मार्क। इस एज में चौसर ने अपना दम दिखाया, उन्होंने अपनी उपस्थिति मौजूद की, और इस तरह से ये वीडियो खत्म हो जाती है। होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।